नमस्ते जी, नमस्ते जी सबको। नमस्ते जी। जो थोड़े झुंड में बैठे हो खुल खुल सी के बैठ जाओ। जो भीड़ में बैठे हैं आपके पास काफ़ी जगह है, थोड़े खुल जाओ। जो इधर ये ज़्यादा भीड़ बैठे, इधर खाली पड़ा है सारा, थोड़े से खुल जाओ ताकि सोना हो तो सो जाना है? अभी सोमदेव भाई ने आपको काफ़ी चीज़ बताई। एक चीज़ जो मैं पिछले 10-12 साल से समझ पाया हूँ और मेरे ख्याल से वो आपको भी समझ आनी चाहिए या आ गई होगी। अगर एक बकरा कसाई को ये बोले भाई मुझे छोड़ दे, तो क्या होगा? बोलते जाना, बातचीत करेंगे, है जी? नहीं छोड़ेगा। एक चोर चोरी करने जाए और कोई बोल रहे यार चोरी मत कर प्यार से, छोड़ देगा? छोड़ देगा क्या? जब किसी को ये कंफर्म है कि उसकी आदत ही लूट है तो वो प्यार से मानने वाला नहीं है ना। अच्छा, अगर कसाई को उसकी कसाईयत छुटवानी है तो क्या करना पड़ेगा? ना विकल्प तो ये हो गया कि भाई मुर्गा छोड़ के तू बकरा काट ले, बकरा छोड़ के मुर्गा काट ले। ना ना ना, ये तो विकल्प नहीं है जी। या बहन जी कह की पूरी क्रांतिकारी बात करी लग गया कि फायदा होया अपन इस ट्रेनिंग का। भारत की हुंकार है, आधे तो टूट टूट का बोलना है। ओ भाई सुनील देखने लग रहा तो मुंह तो बोल लेते हूं। भारत की हुंकार है, जोर जुल्म की टक्कर में। चलो आपका नारा संघर्ष बना रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आज की व्यवस्था है उनका टारगेट है, कसाई तो बकरा काटता है, मुर्गा काटता है, उनका टारगेट है दुनिया की 80% लोगों को काटना। ये तो हमने समझ ही लिया, क्योंकि उनका जो एजेंडा है 1012 साल पहले धरती पूरी कब्जे में लेनी है, वो तो है। और हम उसको मान चुके कि हाँ धरती उनकी है, क्योंकि सारी जमीनें उनके पास है, सारे घर उनके पास है, सब सौदा उनके पास है। तो ये कंफर्म है कि जो वो सोच रहे थे वो करेंगे वो। और अगर हमें ये पता चल गया कि दुश्मन हमारा ये सोच रहा है तो हम ये भी कंफर्म है कि उन्होंने काटना है। कंफर्म काटने का मतलब सीधी गर्दन नहीं काटेंगे तो केमिकल डाल के काटेंगे। अब उस आदमी को अगर ये बोलोगे कि मुझे छोड़ दो, बढ़ेगी बात? तो क्या करना पड़ेगा? देखो बड़ा आसान है। देखो भाई बात ना करो दोस्त, बड़ी गंभीर बात है यार, बड़ा मुश्किल टाइम है, मतलब बड़ा जरूरी और कीमती टाइम है। एक बार एक ऐसे आदमी से मिला मैं जिसने कई कांड कर रखे थे। कांड कर रखे थे इन द सेंस, एक आधा टपका रखा था, एक आध के कई टपका रखे थे। तो उसके पास उसका वो औजार भी था। मैंने बोला मगर आपको तो डर नहीं लगता होगा? बोले रे सुनील यही तो गलत फहमी है, आपके साथ ही हादसा कभी नहीं हुआ तो आपको ये अंदाजा ही नहीं कि ये क्या कर सकता है, तो आपको डर कम लगेगा। लेकिन जिसने कटाकट करके कई लोगों को निपटा रखा हो, उसको पता है कि ये क्या कर सकता है, तो वो ज्यादा डरता है। यानी जो टपकाता है लोगों को वो ज्यादा डरता है उस असले से। इसका मतलब ये है कि अगर उस आदमी को सीधा करना है तो उसके ही हथियार से उसको समझाना पड़ेगा। समझ गए बात? अब बात यह है कि जो वो लोग, जिस कसाई की मैं बात कर रहा हूं, उस कसाई को अभी तक दर्द का नहीं पता। उसने अभी तक केवल काटना सीखा है, कटना नहीं सीखा। तो एक बार कम से कम उसको ज्यादा नहीं तो उंगली काट के तो दिखा दो कि दर्द, जैसा दर्द उस जीव को होता है वैसा तुम्हें भी होता है।
और जैसे उसको ये महसूस होगा कि भाई वो दर्द जो मुझे हुआ, मेरी तो छोटा सा हिस्सा कटा है तो शायद दर्द थोड़ा है ठीक हो जाएगा, जिसकी गर्दन कटी उसको कितना दर्द हुआ होगा ये हमें अंदाजा ही नहीं। तो अगर किसी राक्षस को उसकी राक्षसी हैवानियत से बाहर निकालना है तो उसको सीधा सीधा ये दिखाना पड़ेगा कि जो तू करता है वो कितना खतरनाक है। मेरी बात समझ गए क्या? समझ रहे हो ना? जब मैं झगड़ता था बचपन में, बहन भाई झगड़ते थे तो मैं भी मारता था, मैं भी पीटता था, तो मेरी मां बोलती थी तने जब मारा है तेरे को क्या पता उसको कितना दर्द हुआ। समझे ये बात? भाई थप्पड़ मार दिया खींच के, अरे मारने वाले को क्या पता पीटने वाले को दर्द कितना हुआ, उसको तब पता चलेगा जब उसके बराबर में बढ़िया वाला लगेगा। ठीक है ये बात? अब जो व्यवस्था हमारी व्यवस्था को, हमारे समाज को खाने के लिए खत्म करने के लिए तैयार है, उस व्यवस्था को उनके ही पैटर्न का दर्द पता हो तो बात बने, नहीं तो बात नहीं बनेगी। अगर एक डॉक्टर या कोई भी उसका नुमाइंदा आपके घर सुई लगाने आया और उस सुई से किसी के घर का कोई बच्चा गया, काम से गुजर गया, तो उसको उस दर्द का एहसास कब होगा? बोल लो थोड़ा, पीछे आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है? उसको उस दर्द का एहसास केवल उसी दशा में होगा जब उसी हालत में वो भी आए, है कि नहीं? अब ऐसी हालत में अब ये देखना है कि हम करें क्या। अब दो चीजें हैं, एक है कर्जे वाली और दूसरी है जो चारों तरफ का तांडव, जिस पे हम 3 दिन से, तीसरा दिन है, 2 दिन से बात कर चुके। इन दोनों बातों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। अपने बच्चे डिफेंस में करना है और जो ये राक्षसी व्यवस्था चल रही है इसको रोकना है। रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आदमी आपकी कुड़की के लिए, आपके कब्जा करने के लिए बैंक कर्मचारी आ रहा है उसको रोकिए। रुकेगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से रुपया कैसे है क्या नहीं है उसको बताने की जरूरत है क्या? सबको पता है ना, चांदी के बराबर में, और ये सारा पता है ना, क्योंकि उस पर लगभग आधा घंटा फिर फालतू जाएगा, उसका बता देना। मैं अपनी गाड़ी उठा के निकल लिया और 1000 किलोमीटर गया, मुझे 15 टोल मिले, हर टोल पे 200 रुपये 150 रुपये का चार्ज लग गया। तो जितना मैंने तेल लगाया, 5000 का तेल फूका, उतने का मैंने टोल फूक दिया। जाके कोई 1000 किलोमीटर बाद सोमदेव जैसा मिल गया, आप जैसा, कि अरे टोल तो इलीगल है, तो तू लूट लिया। और मैं हूं स्वाभिमानी, चलो भाई, पहली बात तो थी देश को टैक्स देना चाहिए, ये भी मेरा स्वाभिमान था, देश ऊंचा उठना चाहिए, ये मेरा स्वाभिमान था। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला ये तो गैर वैधानिक है, गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, तो अब मेरे को पता चल गया कि मैं तो लुट गया। अब पहले मैं देश के लिए टैक्स देते टाइम भी स्वाभिमानी था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मैं लुट गया हूं, तो भी मेरा स्वाभिमान आड़े आ गया, स्वाभिमान पे चोट लगी। अब स्वाभिमान पे जब चोट लगी है तो मुझे वो जो 1500 या जितने भी मुझे लगे, 2-3 हजार का टोल लगा, अब वो पैसा मुझे वापस चाहिए। और मैं हूं अकेला, क्या लगता आपको मिल जाएगा? लेकिन लेना तो है मुझे। अगर मैं सीधा भिड़ जाऊं तो क्या है नुकसान? लट खाऊंगा, पिटूंगा, चोट खाऊंगा, हो सकता है जेल भी हो जाए, और हो सकता है ज्यादा हथेपाई हो जाए तो मर भी जाए। एक शर्त तो ये है। दूसरी शर्त ये है कि किसी भी कंडीशन में, शर्त कोई भी है, मुझे अपने स्वाभिमान के बचाने की बात करनी है और वो मैं करके रहूंगा। लेकिन कोई व्यवस्था तो बने, कैसे मिले मुझे? तो कैसे बनेगी बात? मुझे आंकलन करना पड़ेगा, मुझे सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, मुझे वो प्रभाव देखना पड़ेगा कि जिस व्यवस्था से मैं लड़ने जा रहा हूं वो व्यवस्था 1 आदमी है, 50 आदमी है,
एक कंपनी है या उसके साथ पुलिस भी है या उसके साथ फौज भी आ सकती है या पूरी की पूरी सरकार उसके साथ है। समझेगा मेरी बात? मैं अगर टोल की बात कर रहा हूं तो मैं आपकी हर उस बात की चर्चा कर रहा हूं जो कर्ज वाली लूट आपके साथ हो रही है, इसको वहां जोड़ते जाना। मैं टोल से निकला हूं, मैं लूट गया, मुझे पता चल गया कि मेरे साथ लूट हुई, मैं स्वाभिमानी हूं, मुझे अपनी लूट वापस लेनी है, मुझे अपना पैसा, अपना जो भी मेरा नुकसान हुआ मुझे वापस चाहिए। और मैं जब उसके विरोध में लड़ता हूं वापस लेने के लिए, तो लड़ना किससे है? व्यवस्था से। व्यवस्था कौन सी? जो पूरी दुनिया की पूरी धरती को अपने कब्जे में लेने के लिए, खाने के लिए तैयार बैठी है, और मैं अकेला स्वाभिमानी कहता हूं कि भाई मैं तो लड़ जाऊंगा। तो ये मूर्खता है कि समझदारी है? बोल ले नहीं। हाँ भाई, पिछले समझदारी है कि मूर्खता है? बोल ले ही नहीं। फिर तो न्यू करा भाई, सोमदेव कितनी देर में रोटी होगी, और खा कर रोटी अपने घर निकलो, है कि नहीं? ये नहीं बात बनी भाई। हाँ, मैं आपको यहां आके बोलने के लिए तो कह नहीं रहा हूं कि आप मान लें नहीं बोलने का एक्सपीरियंस हो तो टांगे कांपती हूं। कम से कम सवाल जवाब तो बनता है। मैं अकेला हूं, मैं लड़ने के लिए सोच रहा हूं बहुत बड़ी व्यवस्था से, तो ये समझदारी है कि बेवकूफी है? नहीं लड़ा जाएगा। तो अब बात इस स्तर तक रुकती है आके कि अगर मुझे उस व्यवस्था से लड़ना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। यही है ना। कल भाई साहब आए कि भाई सुनील भाई, मेरा तो लोन का बड़ा टेढ़ा मामला है। मैं बोल रहा था कि यहां कितने लोग हैं? लगभग 125-150 लोग हैं। सबका टेढ़ा मामला फंसा पड़ा। और अगर 150 लोगों का मामला फंसा पड़ा है तो इसका मतलब पूरे देश का मामला खराब है। तो किसी एक की व्यवस्था खराब नहीं है, पूरे देश। बैठो, जल्दी बैठो आप। कोई बोला तो नहीं? कर दे भाई इधर माइक 1 या माइक 2 देखना एक बार। अब ठीक है, बास कम कर देना थोड़ा, बास उधर से ऊपर से। अच्छा, बात कुछ क्लियर हुई? किसी के साथ लड़ना है, एक खिलाड़ी है, मैं उदाहरण दे रहा हूं एक दो। एक खिलाड़ी है, उसको कुश्ती करनी है या उसका मैच है गांव के खिलाड़ी के साथ, तो तैयारी किस स्तर की? गांव के स्तर की। फिर उसका मुकाबला है जिला स्तर पे, तो तैयारी कैसे स्तर की? 300 गांव के स्तर की। फिर उसका राज्य स्तरीय प्रोग्राम है, तो अब उसकी तैयारी कितनी है? अगर हरियाणा की बात करें तो 6,500 से 7,000 गांव के स्तर की। और अगर उसको लड़ना है राष्ट्रीय स्तर पर, तो तैयारी कितनी? 6.5 लाख गांव के बराबर के हुनर के साथ लड़ने की। और हम लड़ रहे किससे? विश्व व्यवस्था से। तो आपकी तैयारी कैसी हो? बोले नहीं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लड़ किससे रहे भाई। कोई मजाक नहीं हो रहा यहां जिंदगियां दांव पे हैं। कब किसके साथ क्या होगा ये कोई अंदाजा नहीं। तो वो ना हो किसी के साथ अनहोनी, इसलिए हम इस पूरी व्यवस्था पे चर्चा करके समाधान की तरफ चल रहे हैं। हम नहीं चाहते किसी घर से किसी एक भाई को थोड़ा सा भी नुकसान हो, किसी बहन को। उनको पता होता है जिनके घर में ये परेशानी आती है, कोई आदमी चला जाता है वो कैसे जीता है। तो वो कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये एक रास्ता निकालने की बात हो रही है। और ये बड़ा आसान है। सबसे पहली बात, जिससे लड़ना है उसको समझना है, जो हम 3 दिन से कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे उसकी ताकत का आंकलन करना है, उसकी ताकत कितनी ज्यादा है।
फिर उसकी ताकत के हिसाब से हमें अपनी ताकत का अंदाजा लगाना है, हमारी ताकत कितनी है। लगा रहे हो अंदाजा? किसान आंदोलन में 10 लाख से ऊपर किसान बैठे थे, और जब वो मूव कर रहे थे दिल्ली की तरफ तो हर जगह लटकाए उन्होंने, क्योंकि जब वो थोड़े थोड़े जत्थों में जा रहे थे तो पुलिस वाले ढेर मतलब हजारों में थे, और जब वो लाखों में हो गए और पुलिस वाले हजारों में रह गए तो पुलिस वाले चुप होकर बैठ गए। और ताकत का अंदाजा मैं आपको बताऊं, इधर शाहबाद में चढ़ुन्नी, जो किसान नेता चढ़ुन्नी है, उसके साथ में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, बिना बात 307 की धारा लगा दी, और वहां पे किसानों ने कॉल दे दी। बहुत मारा था 10 दिन पहले किसानों को, और जब सारे संगठनों ने कॉल दी कि वहां पे प्रोग्राम करना है और उनको बाहर निकालना है, तो वहां पे कम से कम 50,000 लोग आए, और जो लठ भांजने वाले थे ना हेलमेट पहन पहन के 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले, वो सारे के सारे एक जगह पे इतनी बड़ी जाली के पीछे छुपे बैठे थे पुलिस वाले, और हम लगभग 15-20 जने थे जेएसएम वाले, हम नजदीक लगे। मैं बोला भाई देवेंद्र भाई देखियो अब क्या हो गया, मैं देख वो मर्द खड़े देखना एक बार, और उनको पूरा बताया कानों में डाल के, मैं भाई आज आ जाना। मर्द वो होता है यानी योद्धा, मर्द का मतलब कभी न्यू सोचो बहन जी ये छोरे छोरे ने कह रहे, क्योंकि यही निजाम रखे हैं। योद्धा वो होता है जो सच के साथ खड़ा होता है, फिर ये मतलब नहीं होता कि ताकत कम है कि ज्यादा है, वो गुलाम है। हम उनको उनकी औकात दिखा रहे थे और उनको सांस नहीं आ रहा था, ये एक बड़ी बात थी। तो वो चोर लोग और वो जो व्यवस्था है वो केवल और केवल पैसे के लिए, आम पब्लिक को परेशान करने के लिए है। अब हमें यह देखना है कि हमारी संख्या 10 मतलब दहाई में है, सैकड़ा में है, या हजारों में है, और या लाखों में है। एक गांव की मेरे गांव की जनसंख्या है लगभग 24,000, और मेरे गांव में पुलिस वाले हैं 5। अगर मेरे गांव को मैं खड़ा कर दूं समझा के, तो पुलिस वालों की औकात है? अरे पूरे आसपास के 50 गांव के पुलिस वालों की भी औकात नहीं है। समझ रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस व्यवस्था को पहले समझना, उस व्यवस्था की ताकत समझना, उस व्यवस्था की ताकत का आंकलन करने के बाद अपना आकलन करना कि मेरे पास कितनी ताकत है। अगर बिना ताकत और बिना समझ के भिड़ गए तो नुकसान बड़ा है, और अगर समझदारी से भिड़े तो समाधान बड़ा है। तो आपको यह देखना है कि समाधान करना है या नुकसान और बड़ा करना है कि दोबारा हम उठ ही ना पाए, है जी? अब मेरे को पता, मैं अपने से जोड़ लेके बता देता हूं बात। मेरे को पता है कि मैं मोटिवेट कर लेता हूं, मैं बोल लेता हूं। कुछ साथी मैनेज अच्छा करते हैं, कुछ कोई काम अच्छा करते हैं, कुछ कोई काम अच्छा करते हैं। अब अगर मान लिया मेरी टांगे तोड़ दे कोई, तो मेरा मोटिवेशन तो गया। और जो मेरे से समझ के और सुन के ये सोच रहे थे कि सुनील भाई आके समझा देंगे, वहां बिहार में मीटिंग कर लेंगे, देवेंद्र भाई आ जाएंगे, वो मीटिंग कर लेंगे, पंजाब में आ जाएंगे या राजस्थान में आ जाएंगे, कहीं भी आ जाएंगे, और अगर वो ना पहुंच पाए तो एक आदमी के टूटने से कितना बड़ा नुकसान होगा इसका अंदाजा हमें टूटने से पहले लगाना है, ताकि नुकसान बड़ा ना हो। आदमी प्रायोरिटी में नहीं है कि सुनील नहीं है तो कोई बड़ा पहाड़ टूट गया ना, लेकिन अंतर इतना है कि जो वो काम कर सकता था बिना काम करे चला गया तो फायदा नहीं हुआ। क्लियर हो रही है ना बात? जिस आदमी से इस प्रकृति को जितना फायदा होना था अगर वो नहीं हुआ और चला गया वो, या बैठ गया, टूट गया, तो कोई भी किसी भी व्यक्ति का विश्वास टूटता है कि उसके साथ हो गया तो मेरे साथ भी हो जाएगा। तो इसीलिए इस सारी की सारी चर्चा का विषय यह है कि हम ऐसा क्या करें ना तो एक व्यक्ति को परेशानी आए और ना किसी की प्रॉपर्टी जाए, डिफेंसिव भी और अटैकिंग भी। क्या यह ठीक है रास्ता? क्या यह ठीक है रास्ता?
अच्छा तो अच्छा, मेरे को लगा सो गए। अब इस रास्ते पे काम कैसे करें ये देखना है। देखिए ये समाज जो है ये बहुत स्वाभिमानी समाज बैठा है, पूरा देश स्वाभिमानी है। मैं पिछले 10 साल से एक बात सुनता आ रहा था कि लोग बेईमान हो गए, सारे लोग बेईमान हो गए। मैं बोलता नहीं था कुछ। अब जब मैं देख रहा हूं बैंकिंग व्यवस्था वाले लोगों से जिनके पास कर्ज है, क्योंकि सबसे पहला कर्ज का मामला तो मैंने ही लगाया था, सबसे पहले तो मैंने ही अपनी टांग फंसाई थी, क्योंकि मैं दूसरों को तब बोल पाऊंगा जब खुद के साथ एक्सपेरिमेंट हो। बहुत सारे ऐसे भी बोलेंगे जिन्होंने अपना कुछ नहीं किया और बोलेंगे भी। तो मैंने इस बैंकिंग व्यवस्था को जब समझा, आज अगर मैं लाखों लोगों से मिल चुके हैं, 99% लोग अभी भी हैं इस समाज में जो कहते हैं भाई हिम्मत नहीं है, नहीं तो भरना तो हम भी चाहते हैं। 99% की बात कह रहा हूं, और जो 1% है वो जिनके मन में खोट है या चोर है वही है बस, नहीं तो 99% समाज अभी भी ईमानदार है। और जितने बुजुर्गों से गांव में बात करो तो उनका एक ही कहना है, भाई जिसका लिया देख उसका देना चाहिए। लेकिन हिम्मत टूट चुकी, व्यवस्था सारी खराब कर दी, आमदनी का कोई रास्ता नहीं बचा, खर्चे बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ा दी, तो आदमी जिए तो जिए कैसे, ये मैं समझ पाया। और इन कंडीशंस में अब क्या किया जाए? जब हमें पता चल गया चोर कौन है, जब हमें पता चल गया कि चोरों की जो ताकत है वो पूरी विश्वव्यापी है, हमें पता चल गया कि पूरे भारत में जो पुलिस प्रशासन है, फौज है, उनके पास ईडी है और पता नहीं सीबीआई है, सब कुछ है उनके पास, अब तो ड्रोन भी है, अब उनके पास एआई है, उनके पास सब सिस्टम है जो आपको रगड़ने के लिए काफी है। लेकिन एक रास्ता है जो उनके पास नहीं है, जो हमारे पास है, वो है एकजुटता की ताकत। क्या हो सकता है ऐसा? जब हमने लगभग साल भर होने को है, ठंड की बात है, दिसंबर की या जनवरी की, 8 महीने होने को, राजस्थान में हमने मीटिंग करी थी। और मीटिंग करके चले तो टोल आता है बीच में गंगानगर के पास। हम पहुंचे, बोला ये नहीं चलता, हम नहीं मानते, टोल तो देना पड़ेगा। मगर कोई बात नहीं भाई, हम पीछे गाड़ी लगा ली। ये भाई रविंदर बैठा है, केसू बैठा है, ये बहन जी बैठी है, उसी टाइम मिली थी। हमने फोन किया, 10 गाड़ियां, क्योंकि सारे जवान उसी जगह थे, हम वहां से निकले थे कार्यक्रम से, 10 गाड़ियां अगली 15 मिनट पे पहुंच गई। अब उनकी हालत खराब, ये क्या बनी। और आराम से वो झगड़े, पुलिस वाले भी बुला लिए, पुलिस वाले के पास हम थाने में भी चले गए, जाके बोला कि ऐसे नहीं निकलने देंगे। और हम कह रहे थे निकलने नहीं, जाएंगे भी और आएंगे भी, और तुम रोकना। और एक गाड़ी तो बाहर खड़ी है, आगे ऐसे बोर्ड लिखा जैसे एसडीएम लिखवाता है, जेएसएम। वो 2 गाड़ियां हैं, रविंदर की और केशु भाई की, दोनों गाड़ियां ऐसे चलती हैं जैसे सीएम की और पीएम की गाड़ी को निकालते हैं। वो औकात नहीं उनको रोक दे। क्या ताकत है? क्यों निकल रही है वो गाड़ियां? क्योंकि ये सारे युवा एक साथ हैं और इनको समझ है। पहली बात इनको समझ है, दूसरी बात ये एकजुट है। प्रशासन से टकरा लेंगे, टोल वालों से टकरा लेंगे और एक साथ रहेंगे। और जब जब भीड़ जाएगी तब तक प्रशासन की कोई औकात नहीं है, क्योंकि इनका डर केवल एक ही है, भीड़। और अगर वो समझे हुए लोगों की हो तो इनकी पिंडियां कांपती हैं। वो बिच्छू वाली बात है, बिच्छुओं की लाइन चल रही थी, किसी ने पूछ लिया तुम्हारा सरदार कौन है, बोला जिसको हाथ लगा ले वही सरदार। तो ये करना पड़ेगा। आप जितने सारे साथी बैठे हो, 1 बार 2 बार 3 बार, बहुत सारे माता जी मेरे ख्याल से 15 मिनट ट्रेनिंग वाली होंगी, तो जितना हो सके उतना समझिए, बोलना शुरू करिए। देखो ये सतर है, जिस दिन ताई परेशानी में थी तो परेशान थी, अपा गए तो वे बैंक वाले भाग गए, दोबारा तो नहीं आए।
पहला स्तर था थोड़ा परेशानी का, और अब 1 साल हो गया होगा लगभग, दूसरा लग गया, 1 साल से ज्यादा हो गया। सारी तो ट्रेनिंग सीख ली, 7 दिन वाली भी, 3 दिन वाली भी, जितने प्रोग्राम है सब में, जहां जहां कांड हुए, लठ बजे, वहां पे भी पहुंच जाती है ताई। तो इसका मतलब ये है कि जी जब इतना ही काफी है मोटिवेशन के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अगर ताई ये कह रही है ना, तो फिर बाकी तो आराम तो रुक के मार सके। क्यों जी? रुक के मतलब चिल्ला चिल्ला के बोल सके। कुछ भाइयों क्या करें, रुक के समझ ना आए, चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं, अड़ सकते हैं। तो इसका क्या रास्ता हो, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। अच्छा, यहां पे बैठे हुए साथियों में से ऐसे कितने साथी हैं जिनका मन करता है बोलने का, लेकिन बोल नहीं पाते? लगभग 10-12 साथी हैं। आप है ना, इस कार्यक्रम के बाद सोमदेव को ये नाम लिखवा देना, ठीक है? लिखवा दोगे? ठीक है। पहला काम, और अगर आपको बोलना आ जाए या बोलना नहीं भी आ रहा, तो अगर अभी बात करें, तो क्या एक साथी किसी एक नए साथी को जो आपके विचार का हो, ऐसा है आपके सर्कल में? एक साथी के पास केवल एक एक्स्ट्रा साथी है? बोल के बताओ फिर, है ना? क्योंकि 1, 2, 3 लोगों के बोलने से काम नहीं चलेगा भाई। वो अपना शिकंजा कसते जा रहे हैं और हमारे पास बोलने वाले कम हैं। 2.5 साल लगा लिए, जोर लगा लिए, लेकिन बोलने वाले फिर भी कम है, तुलनात्मक कम है। 2.5 साल की इतनी सारी मेहनत में बोलने वाले सैकड़ों होने चाहिए थे, लेकिन ये 5-7 ही हैं बस। अपने लोकल एरिया में ठीक है। अब वो दिवाकर भाई है उड़ीसा से, इन्होंने किसी की दाल निकलने दी उड़ीसा में, लेकिन बोलते हैं सुनील भाई बहुत ज्यादा संख्या हो जाती है, बोला नहीं जाता। अब जो आदमी पूरी उड़ीसा की पुलिस प्रशासन को सिरदर्द कर सकता हो, अगर वो बोलना शुरू कर दे तो बन सकती है ना बात? यही बात केसू की है। कहीं चले जाओ, कहीं पर अब तो छोटी छोटी मीटिंग तो करना शुरू कर रहा है, लेकिन बात यह है कि जितना कंटेंट अपने पास है वो सारा समझना और उतने कॉन्फिडेंस से बोलना, और जो बोलना है वो किन लोगों में क्या बोलना है, यह भी एक बड़ा सवाल है। यह समझना पड़ेगा अपने को। पब्लिक की, भीड़ की या अपनी ऑडियंस की मानसिकता को समझ के जो बोलेगा वही वक्ता बन पाएगा, नहीं तो बात बनेगी नहीं। तो अपने को कम से कम 100 साथी तो ऐसे चाहिए पहली बार में, जो सीधा निकले और एक एक व्यक्ति के सामने वाले की मानसिकता को समझ के वही बताएं जो उसको चाहिए। अब आप मान के चले, मैं अंबेडकर जी की बात करता हूं, इसमें पीछे किताब है, इसकी वो निकाल। इस समय बहुत सारे महापुरुषों को लेके प्रशासन ने, राजनीति ने, सरकारों ने पूरे समाज को तोड़ रखा है। तोड़ रखा है ना? तोड़ दिया ना? यहां पे सारी बिरादरी बैठी है, किसी को कोई परेशानी आई? किसी ने किसी का शोषण तो नहीं करा? देखो जोर तो बताओ, नहीं करा ना? किसी ने किसी की जाति बिरादरी पूछने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। एक ही थाली में खा रहे हैं, एक ही बाल्टी से सब्जी ले रहे हैं, उसी बर्तन से रोटी ले रहे हो, वही पानी है, तो छुआछूत अछूत का कुछ सिस्टम देखा? तो यही तो समाज है। और यही समाज सैकड़ों हजारों साल से था, तो बीमारी कहां आई यह समझना पड़ेगा। और जो ये चक्कर चला है, इसको राजनीति ने अंबेडकरवाद को, अंबेडकर के विरोध में दूसरे लोगों को खड़ा कर दिया। जो अंबेडकर जी को मानने वाले हैं उनको विरोधी बना दिया राजनीति ने उन लोगों का जिनको लगता है कि अंबेडकर ने तुम्हारा आरक्षण, दूसरों को आरक्षण देके हमारा हक खा लिया। ये दोनों धड़े बन गए। एक है कि भी भगत सिंह को गांधी ने मरवाया,
तो भगत सिंह के अनुयायी अलग टोली में बैठ गए और गांधी के अनुयायी अलग टोली में बैठ गए। इनके बीच में भी झगड़ा हो गया। फिर एक सन्यासी थे स्वामी श्रद्धानंद, उसको एक मुस्लिम ने मारा था। अब व्यक्ति तो कोई भी खराब हो सकता है। तो आर्य समाजी जो क्रांति में बहुत अग्रणी थे, बहुत बड़ी संख्या थी आर्य समाज के योद्धाओं की, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे, पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों क्रांतिकारी थे जो देश के लिए मरे। उनके दिमाग में यह आ गया कि जब स्वामी श्रद्धानंद को मारा, उसके प्रति गांधी ने शांति बरत दी, तो गांधी हमारा विरोधी था। तो गांधी और आर्य समाज इनका भी विरोध हो गया। और यह राजनीति ने किया, किताबें गलत छापी। उस किताब का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं और फिर ये थोड़ी सी देर में चर्चा करते हैं कि हम गांव में जाके और अपने लोन वाले मुद्दे पे क्या करें। करें जी चर्चा? वो तो कह रहा था कि अच्छा, सिक्के वाला मामला सबको पता है। 1 रुपया कागज का, चांदी का, लोहे का, इनका स्टैंडर्ड ये तो बता ही दिया वैसे सोमदेव ने कि स्टैंडर्ड क्या होता है। दोबारा बताऊं? है? ये तो कह रहे पता है सबको। मैं इसलिए तो पूछ रहा था ना कि आधा घंटा फालतू लगेगा। ये जो रुपए वाली बात आने वाली थी, एक बार समझते हैं। भारत की हुंकार है, पानी पिला दो। भारत की हुंकार है, जो सोमदेव भाई ने बताया था थोड़ी देर पहले कि कहीं कोई इतिहास नहीं मिला जहां पे रुपए की कीमत को तोड़ने की बात हो, स्टैंडर्ड तोड़ने की बात हो। यानी एक बार फिक्स कर दिया कि 1 रुपये में इतना सोना, 1 रुपये में इतनी चांदी हो तो वो रहेगी, तोड़ने की बात कहीं नहीं आई। तो जब ये पूरी की पूरी व्यवस्था लेन देन पे चल रही थी गांव में, भाई एक नाई ने बाल काट दिए पूरे गांव के और अनाज ले लिया, कुम्हार से मटके ले लिए, है ना, मोची से जूती ले ली, ऐसे 36 की 36 बिरादरी का काम चलता था। तो ये जो व्यवस्था है आज की, जिनको टारगेट है जिनका कि हमें पूरी धरती पे कब्जा करना है, तो उन्होंने योजना बनाई कि भाई ये तो काबू में नहीं आएंगे लोग, क्योंकि ये कुछ लेते देते ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि इसको तोड़ते हैं। तो एक आदमी आया, एक आयोग लेके, एक कमीशन लेके। आयोग का नाम था हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग आयोग, द रॉयल कमीशन बोला जाता उसको। उसमें वो क्या लेके आया था कि अब जब मैं आया हूं 1934 में, और एक नियम बनाएंगे, एक एक्ट बनाएंगे, आरबीआई का एक्ट, आरबीआई का कानून, रिजर्व बैंक एक संस्था बनाएंगे जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्रांच होगी। एक कंपनी आएगी जो पैसे के लेन देन को देखेगी, और उस पैसे के लेन देन का सिस्टम यह रहेगा कि वो बिना सोने चांदी के स्टैंडर्ड के छपेंगे रुपए। पहले क्या होता था, एक कागज का 1 रुपया छपेगा या 2 रुपए का नोट छपेगा तो उसके बराबर में सोना रखा जाएगा आरबीआई में। वो ये बोला कि अब जो रुपया छपेगा उसको हम बिना स्टैंडर्ड का छापेंगे। अब बिना स्टैंडर्ड का छापेंगे तो अपनी मर्जी से कुछ भी छाप लेंगे। अच्छा, बिना अपनी मर्जी से बिना स्टैंडर्ड का छाप लेंगे तो जो हमसे टैक्स लेते हो वो भी छाप लो, जो हमसे जीएसटी लेते हो वो भी छाप लो। जो कार 1 लाख रुपए की है और वो 10 लाख रुपए की बेचते हो 90% टैक्स लगा के, तो वो 90% 9 लाख रुपए भी छाप लो। क्यों जी? लेकिन वो नहीं करेंगे। बात यहां तक थी कि उनको वो व्यवस्था तोड़नी थी।
गांव में फेरी वाला आता था, मेरे बचपन में मुझे याद है, कहता था कि अंगूर ले लो गेहूं के 2 बार। अगर गेहूं के वजन के बराबर में 2 बार अंगूर मिलेंगे, इसका मतलब गेहूं की कीमत 2 गुना, अंगूर की कीमत आधी। यही तो हुआ। कई बार कहते थे लौकी ले लो बाजरे के आधी, यानी बाजरे की लौकी की कीमत आधी और बाजरे की ज्यादा। यह सिस्टम चलता था और किसी को कोई परेशानी थी नहीं, क्योंकि ये फसलें जो थी, अनाज था वो खेत का था, और जो चीज नहीं थी उसको अनाज के बदले अनाज, और बैंक की तरफ और किसी भी करेंसी की तरफ, सरकार की तरफ जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये आदमी आया और ये कह रहा है कि हम बिना स्टैंडर्ड के रुपया छाप देंगे, तो अपनी मर्जी से नोट छाप लेंगे, सीधा सीधा मतलब ये था। इस समय एक ही आदमी था। मैं आपको बताऊं, एक किताब छपी जो मेरे पास पड़ी है, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की, और मैं ये चिल्ला चिल्ला के पूरे भारत में कह रहा हूं अंबेडकर को मानने वाले लोगों को कि जितना अंबेडकर को तुम अंबेडकरवादी होकर नहीं मानते, उससे ज्यादा मैं चोटी रखने वाला ब्राह्मणों के मानता हूं। क्यों? क्योंकि अंबेडकर किसी के बाप का नहीं, अंबेडकर देश का था, पूरे समाज का नेता था अंबेडकर। किसी को कोई परेशानी है मेरी इस बात से? बता देना भाई। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं ना भाई, वो किसी एक घर के, किसी एक मां बाप के, एक बिरादरी के, एक मोहल्ले के, गांव के या एक देश के नहीं होते, वो मानवता के होते हैं। तो जो 140 करोड़ लोगों के अधिकारों की बात करता हो, वो आदमी किसी एक बिरादरी का कैसे हो सकता है? लेकिन वो कर दिया किसने? राजनीति ने। और हम इस मामले में लगे पड़े हैं कि जब तक हमारा नंबर अंबेडकर की तरह कहीं जाने, ऊपर जाने का ना है, उससे पहले अपने जैसे 100, 200, 500, 1000, 2000 अंबेडकर जी की सच्चाई बताने वाले पैदा कर जाएं, ताकि समाज को नुकसान ना हो। क्या यह काम ठीक है? किसी को कोई परेशानी? ठीक है, फिर तो अच्छा है। कभी उरे लठ बज्जत आगे तो क्या बढ़ेंगे हम। तो जो वो आदमी कह रहा था, अंग्रेज डॉक्टर केनन, कि भाई रुपए को छापेंगे, नोट को छापेंगे रुपए के स्टैंडर्ड के बिना, तो अंबेडकर जी खड़े हुए और बोले, डॉक्टर केनन आप तो मेरे देश का सत्यानाश कर दोगे, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब इस देश की राजनीति में नेता होंगे, ताकत में होंगे, और वो अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाएंगे और 2 वर्ग बन जाएंगे। समाज 2 धड़ों में बंट जाएगा। एक धड़ा वो जो 2 रुपए किलो का अनाज खाने के लिए बुरी तरह परेशान है, और मोगली जी कह रहे हैं 84 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया, यानी उस आदमी ने ये डिक्लेयर कर दिया 84 करोड़ का तो सत्यानाश मैंने कर दिया, जो भूखा मर रहा है। सीधी सीधी बात है। और ये बात 10 साल पहले लगभग 30-35-40 करोड़ के आसपास थी, मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। तो केवल 10 से 12 साल में ये 40 करोड़ से 84 करोड़ हो गया, ये सरकार कह रही है। तो एक वर्ग कितना डूबा क्राइसिस में कि उसको रोटी खाने के भी लाले पड़े हैं, और एक वर्ग ऐसा है जो अरबों खरबों में है। एक आदमी के पास 50-50 हजार करोड़ का बिजनेस है। एक आदमी ऐसा है जो कई लाख रुपए का एक बार में कुर्ता पजामा या ड्रेस पहनता है, थोड़ी देर में बदल के कुछ दूसरा पहन लेता है। एक आदमी ऐसा जिसके आगे पीछे 20 गाड़ियां चलती हैं, एक गाड़ी का महीने का खर्चा शायद 1 करोड़ का कर देते हो वो। ये चल रहा है। तो अंबेडकर जी की जो बुद्धि थी, उसका अंदाजा लगाइए आप कितनी दूरदर्शिता की थी। उस आदमी ने आज से 90 साल पहले यह बोल दिया था कि जिस रास्ते पे डॉक्टर केनन तुम मेरे देश को लेके जाना चाह रहे हो, वो काम एक दिन देश को बर्बाद करके रख देगा। क्योंकि जिसके हाथ में ताकत होगी वो अपनी मर्जी से नोट छापेगा और अमीर बन जाएगा, और जिसके हाथ में ताकत नहीं होगी वो बर्बाद हो जाएगा। यही तो हो रहा है। और एक और चीज देखो, एक किसान है जिसके पास 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, और उसको पता है कि मेरी जमीन की कीमत 2 लाख रुपए एकड़ है। उसको नहीं पता इस जालसाजी का कि नोट कैसे छपते हैं। तो एक आदमी आया बदमाश, जिसने नोट छाप लिए थे अपनी मर्जी से कई 100 करोड़,
और वो लेके आ गया गुड़गांव में, और गुड़गांव और झज्जर के बीच में जमीन है 12,500 एकड़। 2008 में क्या किया, तुम्हारी जमीन 2 लाख की, अरे तुम 5 लाख लो। लोगों की आंखें फट गई, 5 लाख। तो दूसरा आ गया, फिर 5 लाख नहीं 20 लाख लो, क्योंकि बिना सोने के छाप रखे थे। अब कागज अगर मान के चलो, वो चूर्ण में नोट निकले, देखे आपने, चूर्ण में नोट निकलते थे। अच्छा, वो अगर खो जाए तो आपको दुख हुआ कभी? नहीं हुआ ना, क्योंकि वो फ्री के थे। एक चीज आपको असली, जो ये जिन नोटों को हम असली कहते हैं, जो जेब में है, 10 रुपए की चीज हमने ले ली जो मेहनत के थे, और वही चीज बिना मेहनत के पैसों की 100 रुपए की आती हो तो ले लेंगे ना भाग के, क्योंकि फ्री के आए हैं 100, अब चाहे 200 देने पड़ जाए। तो जो फ्री का पैसा छपा इतना सारा, उससे जमीनों की कीमत मन मुंह मांगी ली और मुंह मांगी दी, और लोगों को लगने लगा तुम्हारे पास तो मौज हो गई, पैसा ही पैसा। और पता चला जो जमीन ऑर्गेनिक सरसों, ऑर्गेनिक बाजरा, ऑर्गेनिक जवार, क्योंकि ये इस एरिया का असिंचित क्षेत्र है, पानी कम था, तो इस एरिया में ये तीनों चारों चीजें मूंग होती थी, यानी सूखे क्षेत्र की जितनी चीजें थी वे सारी कमाल की होती थी। उन सबको ये बोला, होता क्या है, साल भर में 10 मन दाने नहीं होते, बेच दो। और उन्होंने एक साथ झज्जर और गुड़गांव के बीच में 12,440 एकड़ एक साथ बेची। यह नुकसान हुआ उस नकली रुपए के छपने का, जो अंबेडकर ने 90 साल पहले बोला था बर्बाद हो जाओगे। अब उस अंबेडकर को मैं ये कैसे कह दूं कि वो गलत आदमी था? यार, उसने तो 90 साल पहले बोल दिया था। अब वो हमारी बुद्धि, हमारे बुजुर्गों की बुद्धि ने काम नहीं किया होगा कि उनकी बात नहीं सुनी, या उन किसी ने सुनी होगी, सुभाष चंद्र बोस जैसे तूफान ने, तो उसको दबा दिया कुछ चाटुकार लोगों के कारण, जो बदमाश लोग सत्ता में घुस गए। लेकिन वो परिस्थितियां अगर बन गई हैं और वो नेता हमारे पास नहीं है, तो क्या जीना छोड़ दे, उम्मीद छोड़ दे, लड़ना छोड़ दे, अपने बच्चों की बलि दे दे? तो फिर निकलो बाहर घरों से, और कोई रास्ता ही नहीं। अंबेडकर साहब ने यह बोला था कि सोने, अगर गोल्ड के स्टैंडर्ड के बराबर में रुपया छपना बंद हुआ तो सत्यानाश हो जाएगा। और अगले 15 साल बाद जब ये उन्होंने कर दिया तो एक किताब छापी, और जिन लोग, ये पूरे भारत में ये वीडियो जाएंगी, तो मैं चिल्ला चिल्ला के एक बात उन सबको बता देना चाहता हूं, जो अंबेडकर के विरोधी भी हैं और जो अंबेडकर के मानने वाले भी हैं, कि अंबेडकर को अगर आप ढंग से समझ लोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। और एक बात पता चलेगा, लोगों को केवल इतना पता है कि अंबेडकर कानूनविद थे, उन्होंने कानून बनाया था, संविधान लिखा था। यह बहुत छोटी चीज है। अगर उन्होंने संविधान पे काम करके 5% काम किया है, तो रुपए के इतिहास पे काम करके उन्होंने 200% काम किया है। यानी रुपए की साजिश इतनी गहराई से उन्होंने बताई कि कानून और संविधान का काम तो इतना सा पड़ गया, लेकिन व्यवस्था ने, राजनीति के राजनेताओं ने कभी भी अंबेडकर का वो सच नहीं बताया जो उनका बड़ा काम था, और छोटे काम में उलझा के रखा ताकि लोग लड़ते रहे और टूटते रहे। तो अब ये समझना पड़ेगा अपने को। क्या बोला, मैं एक ही पेज पे बार बार चर्चा कर रहा हूं कुछ दिन से। और हां, इतना कमाल है इस पुस्तक का, ये पुस्तक के कुछ पेज है मेरे पास शुरुआत के, ये 422 पेज की पुस्तक है। एक सीए है, एक साथी, यानी इकोनॉमिक्स को जानने वाला है, अकाउंटेंसी को जानने वाला है। सीए लेवल का आदमी बड़ा मजबूत हो जाता है अकाउंटेंसी में और अर्थशास्त्र को समझने में। वो आदमी कहता है, भाई इस किताब के 100 पेज पढ़ने में मेरी जान निकल गई। यानी किस लेवल की ये पुस्तक है, इसका अंदाजा लगाना। एक इकोनॉमिक्स पढ़ा लिखा, सीए किया हुआ, काफी दिनों से अकाउंटेंसी का काम संभालने वाला व्यक्ति अंबेडकर की इस पुस्तक को कहता है कि 100 पेज पढ़ने में मैं पागल हो गया, 101वां पेज पढ़ नहीं पाया। इतना गूढ़ है ये। एक पेज अगर आपको समझना है इस पुस्तक का, तो आपको 3 बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा।
तो जब एक इतनी ऊंची बुद्धि का, जिनको हम मानते हैं कि सीए एक ऊंची बुद्धि का आदमी है, उस ऊंची बुद्धि के आदमी को जब अंबेडकर समझने में जान निकल गई, तो अंबेडकर की बुद्धि का स्तर क्या होगा, यह हम सहज अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी रेंज से बाहर की बात है। कोई मुझसे आके डिबेट कर ले कि अंबेडकर के बारे में ऐसा क्यों बोलता है, तो मैं उसको कई कई दिन तक डिबेट कर सकता हूं अंबेडकर के बारे में, क्योंकि मेरी जिंदगी और मेरे तबाही के बीच में अगर कोई खड़ा है तो कौन खड़ा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि यही वो आदमी है जो मेरे बच्चों को बचाने की असली लड़ाई की बात करेगा। इस पेज को मैं बार बार पढ़ रहा हूं क्योंकि ये पेज संविधान सभा का भाषण है। संविधान सभा का भाषण मतलब 1950 में, जब 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हो रहा था, उस समय का ये भाषण है। और ये दस्तावेजों में है, सरकार के दस्तावेजों में है, सरकारी अभिलेखागारों में है, और इस पुस्तक में ये है। अंबेडकर पे काम करने वाले लोगों ने इसको छापा है, मैंने नहीं छापा। ये क्या लिखा है सुनना इसको बहुत ध्यान से। ये जो विचार है ये पूरे देश में बहुत बड़े द्वंद्व को खत्म करेगा, लेकिन इस पे बोलने वाले लोगों को भी कर सकता है अगर इकट्ठे नहीं हुए तो। क्योंकि जिस व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए उस व्यवस्था ने, कौन सी व्यवस्था ने, हां ये क्लियर बात हुई, पोप की व्यवस्था ने 1000 साल लगाए हैं, तो 1000 साल की मेहनत को कोई ऐसे ही बर्बाद करने के लिए छोड़ देगा क्या? वो अपना आखिरी हथियार तक, ब्रह्मास्त्र तक मारेंगे फेंक फेंक के, और 1 आदमी 2 आदमी 5 आदमी को निपटाना कितनी बड़ी बात है। और ये पेज 1000 साल की व्यवस्था की जड़ उखाड़ने के लिए काफी है। अब एक बात बताइए, कहां 1000 साल के वो राक्षसों की मेहनत और कहां अंबेडकर का एक पेज? कितना तूफान आदमी रहा होगा। समझ आ रहा है? आ रहा है क्या? ठीक है। ये महात्मा जी कह रहे हैं 26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधों के जीवन में जा रहे हैं, यानी अपने आप में घुटते रहेंगे, अपने अंदर ही विरोध रहेगा। राजनीति में हम समानता प्राप्त करेंगे और हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम एक आदमी एक वोट एक कीमत के सिद्धांत को मानेंगे। जब आप वोट डालने जाते हो तो राष्ट्रपति की वोट की कीमत और आपकी वोट की कीमत, एक भिखारी की वोट की कीमत सबकी बराबर है। यही है ना? 2 तो नहीं डाल सकता वह राष्ट्रपति। तो ये कह रहे हैं कि हमारी राजनीति में तो एक हो गए हम वोट के नाम पे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के अंतर्गत एक आदमी एक कीमत के सिद्धांत को बर्बाद करने जा रहे हैं। कैसे? एक आदमी के पास अरबों खरबों है और एक आदमी के पास रोटी भी नहीं है। यह सामाजिक असमानता है ना? यह आर्थिक असमानता है। जैसे ही समाज में एक के पास ज्यादा पैसा आएगा, दूसरे के पास पैसा खत्म होगा, तो उनके समाज में भी विरोध होगा, समाज टूटेगा। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो कम पैसे वाले को गुलाम समझेगा, नौकर समझेगा, कुत्ते जैसी स्थिति समझेगा। यही है ना? तो ये आज नहीं कह रहे, 90 साल पहले वो आदमी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, जिसका दस्तावेजों में पूरा बड़ा चिट्ठा है। ये बात समझ आ गई क्या? वोट की और रुपए की आ गई। और ये कह रहे हैं आगे, प्रतिरोधों के इस जीवन को हम कब तक ढोते रहेंगे? हम अपने सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारेंगे? अगर यह असमानता की हालत लगातार बनी रही तो राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। बताओ, आप इलेक्शन लड़के देखो और एक करोड़पति इलेक्शन लड़के देखे, आपका पता भी नहीं चलेगा आप कहां थे। नहीं तो अगर राजनीतिक स्वतंत्रता है तो सबको बराबर का अधिकार हो, सबका अधिकार है तो सबको बराबर की बात करने का मौका मिले, तो अपना मुद्दा रखने का मौका मिले। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या?
होता क्या है, अब की बार करनाल में क्या हुआ, लोकसभा में जो पहले मुख्यमंत्री था उसको मुख्यमंत्री से हटा के लड़वा दिया एमपी का इलेक्शन करनाल पानीपत से, और उसका जो विरोधी लड़ाया, देखो ये लगता है कि अब अगर कांग्रेस जीतेगी भाजपा जीती, क्या मजाक बना रखा है इन लोगों की भावनाओं का, मेहनत का। करनाल का जो मुख्यमंत्री था उसको लड़ाया एमपी के लिए, और उसके बराबर में जो बंदा उतारा वो एक स्टूडेंट यूनियन का व्यक्ति उतार दिया जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना था। और यह बात मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूं, जब से थोड़ा सा मैं समझना शुरू कर रहा हूं भाई, अगर मोगली और पप्पू जिनको लोग कहते हैं, अगर ये दोनों दुर्विरोधी हैं, ये हरामखोर एक सीट पे क्यों नहीं लड़ते एक दूसरे को हराने के लिए? भाई अगर मेरा दुश्मन है तो उसकी जड़ ही काट के खत्म करूं, लेकिन नहीं, वो अलग लड़ेगा, वो अलग लड़ेगा, और फिर संसद में जाके दोनों लोगों को बहकाएंगे कि हम तुम्हारे लिए बात करते हैं। अभी अंबेडकर विचार पे एक आदमी लड़ रहा था, रावण, चंद्रशेखर रावण नाम का। वो बहुत सारे बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों का विरोधी है और जिनकी पैठ भी है, तो उसको अगर नहीं पसंद करते हो तो उसके सामने पर्चा भर के उसको हरा के एक तरफ करो ना, नहीं करेंगे। मिली जुली राजनीति, मिला जुला खेल चलता है, मिला जुला षड्यंत्र चलता है जो हमें नहीं पता, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस पेज को आप घोट के पी लोगे, खून में नहीं उतार लोगे और उसको फिर मुंह से उगलना शुरू नहीं करोगे, तब तक ये चलेगा। अगर यह असमानता की स्थिति लगातार बनी रही तो आपकी राजनीति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। जितना जल्दी हो सके इस अंतर विरोध को खत्म कर दो, वरना वे लोग, कौन लोग जो इस असमानता को भोग रहे हैं, समाज की फूट का कौन फायदा ले रहा है? राजनेता। तो जो इस असमानता को भोग रहे हैं वो है राजनेता। तो कह रहे हैं जो इसको भोग रहे हैं, राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे का, जिसे हमने यानी संविधान सभा ने बहुत मेहनत से बनाया है, उसको उखाड़ के फेंक देंगे। उखड़ा तो हुआ है, कहां है लोकतंत्र? कहां है आपको अपनी बात रखने की आजादी? कहां है न्याय तंत्र? कहां है प्रशासन तंत्र? कहां है शिक्षा तंत्र? कहां है चारित्रिक तंत्र? कहां है कृषि तंत्र? सब तो उखड़ा पड़ा है। तो 90 साल पहले जिस व्यक्ति ने यह बात कह दी हो, उस आदमी को दोबारा से जिंदा करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति ने अंबेडकर को मार दिया। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? तो अब क्या करना है? पहला नंबर, जिस समाज की मैं पुरुष समाज की बात कह रहा था, यह समाज जल्दी से समझना चाहता नहीं, जब तक अलग में लाठी आकर मुंह फट ना जावे तब तक समझता नहीं। मर जाएगा, बिक जाएगा, जमीनें बेच देगा, लेकिन बैंक के सामने झुकेगा नहीं। लेकिन आज समाज बर्बादी की तरफ है। तो बैंकों ने क्या किया, जब ये देख लिया पुरुष समाज लगभग 100% कर्जे में है, तो अब इनको बर्बाद करने के लिए एक नई चाल चलो, महिलाओं को लोन बांटना शुरू किया। और आज हालत इस हद तक है, मैं बोलूंगा नहीं, इस हद तक बेइज्जती करते हैं महिलाओं की कि हम सुन नहीं सकते। घर से बाहर निकाल देते हैं, घर अंदर बैठते हैं, बोला जब तुम्हारे पास किस्तें हो, ऐसे ही हो रहा है ना, तो आ जाना, और नहीं तो निकलो। और पता नहीं क्या क्या खिलवाड़ करते हैं इज्जत की और बयान माटी करने की। इस हद तक चले गए। मैं जब ये देख रहा था, 2 साल हो गए इस पे लोन पे बात करते हुए, अगर पुरुषों से बात करते हैं तो वो ज्यादा मतलब समझदारी की बात करते हैं। अरे पता नहीं तुम भी ऐसा करोगे, वैसा करोगे, ऐसा नहीं होता, सरकारें गलत नहीं करती, ऐसा थोड़ा होता है, सोना ऐसे ही छपता है, पैसा ऐसे ही छपता है। वो ज्यादा ज्ञानी है। तो ज्ञानी लोगों को ज्ञान देना तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो मेरे को समझ आया एक ही विकल्प जो आपको अब करना है। ठीक है जी, क्या करना है? सबसे सॉफ्ट कॉर्नर अगर कोई है तो मां का है, यानी बहनों का है, यानी औरत का है। उस कॉर्नर के सम्मान पे चोट मारनी पड़ेगी एक बार, बुरा मत मानना।
अगर किसी को उठाना है, किसी सोए हुए हाथी को उठाना है, एक बार चोट बढ़िया वाली मारनी पड़ेगी, क्योंकि ये समाज अभी सो रहा है, सोया हुआ हाथी। हां, चल पड़ा, फिर आपको कुछ नहीं करना, आप बैठे बैठे देखना, मजा आएगा आपको, पक्की बात है ये। आपको शुरुआत के हथौड़े मारने हैं, क्योंकि सुई चुभाने से काम नहीं चलता हाथी को, ठीक है। वैसे तो चींटी भी उसको मार सकती है, लेकिन अगर उसको उठाना है तो इतनी जल्दी बात नहीं बनेगी। क्या करना आपको, इस समय पूरे देश में स्वयं सहायता समूहों के नाम पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे लोन बांट रखे हैं तबाही की लेवल पे। एक एक औरत को कैश में 5-5 कंपनियों ने लोन दे रखे हैं। ये पूरा का पूरा तंत्र कैसे टूटा? जब मनरेगा नहीं थी, मनरेगा की योजना नहीं थी, तो किसान मजदूर का प्यार था। साल भर किसान के पास काम था। मनरेगा का काम दिया सरकारों ने उस समय जब किसान के पास काम है, यानी सीजन में। तो सीजन में काम किसान के पास है, उसी टाइम उनसे गड्ढे खुदवा दिए, तो वो किसान को नहीं मिले मजदूर, और वो वहां पे टाइम जगह ले ली मशीनों ने। अब किसान काम लेता है मशीनों से, तो वो भी बर्बाद, और मजदूरी है ही नहीं, तो वो भी बर्बाद। अब क्या हुआ, इस परिस्थिति में जब पूरा साल भर रोटी खानी है, साल भर दिहाड़ी मिलती थी, रोजी मिलती थी, अब वो टूट गई है, तो उनको लगा कि चलो किस्तें उतार देंगे, लोन ले लो, 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का। ऐसा नहीं है कि केवल मजदूर वर्ग ने ले रखा लोन, स्वयं सहायता समूहों में औरतों ने, सब वर्गों ने ले रखा है। लेकिन 99% महिलाओं का कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, चाहे उसकी 1,000 रुपए की किस्त क्यों ना हो। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बोलते जाओ एक बार। ये जो मुश्किल का दौर है, यही आपकी मजबूती बनने वाला है। मैं इतना समझ पाया, क्योंकि आदमी ज्यादा समझदार है, वो तो समझता नहीं है, वो तो दुनिया भर के बहाने बनाएगा। लेकिन जिसकी इज्जत पे चोट लगी है, जिसके सम्मान पे चोट लगी है, उसको एक बार ठेस पहुंचा दो आप, और ठेस पहुंचा के आपको बोलना पड़ेगा, मैं आपके साथ हूं, समाधान करेंगे। लेकिन सच सच में, धोखे में नहीं। कभी बोल दो, वो विश्वास कर ले और आप भाग जाओ, फिर क्या होगा? आगे वो किसी पे विश्वास भी नहीं करेगा। इस समय विश्वास करवाने की और विश्वास तोड़ने की बहुत तगड़ा सिस्टम चल रहा है। समाज टूटा पड़ा है विश्वास पे, और इस अविश्वास की बात 90 साल पहले यह आदमी कह रहा है, जिसकी हमने नहीं सुनी। सुन लेते तो यह हालत भी नहीं आती। आपको जाना है गांव में और यह सर्च करना है कि स्वयं सहायता समूहों में किन किन औरतों ने लोन ले रखा। कर सकते हैं ये? अच्छा, कल वाला सवाल दोहरा देता हूं मैं। अपना अपना कर्ज उतरे अच्छा, या गांव का उतरे तो अच्छा? पक्की बात है? उसके लिए मेहनत कर दोगे? देख, मजबूती से सोचना, मुंह से नहीं, कलेजे से और आत्मा से आवाज आनी चाहिए। अंतरात्मा आपकी वही हो जो जुबान पे आ रही है। कथनी और करनी जिसकी एक होती है, वही योद्धा होता है। बाकी समाज का तोड़ने वाला, बर्बाद करने वाला व्यक्ति होता है। तो बेशक हां ना करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हां करे वो मजबूती से करे। ठीक है जी? तो आपको जाना है, सीधा लोन की बात नहीं करनी। मैं आपको एक मनोविज्ञान बता रहा हूं। जिसके साथ आप कर्ज चुका, मतलब उसकी मुक्ति की बात करोगे, उसका ये भी और ये भी भरा पड़ा है दुख में पहले ही। वो बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, वो अपने रसोई के खर्चे नहीं चला पा रहा, वो बहुत परेशान है। तो उससे ये बात मत करना। सबसे पहले उससे एक बार मिलो, लाड प्यार से, राम राम, राज की खुशी, बाल बच्चे ठीक, पशुओं में, खेत बाड़ी में ठीक है, कोई परेशानी। 1-2 बार मिलोगे तो उसको लगेगा कि ये तेरी बात सुनने आया है। सुनाना मत अपनी, क्योंकि भरे हुए मटके में कभी और पानी नहीं डाला जा सकता। उसको पहले खाली कर लोगे तो अपना डाल सकते हो। तो यहां वाले को संयम रखना पड़ेगा। पहला नियम बता रहा हूं वक्तृत्व का, वक्ता का पहला नियम है, पहले सुने। यहीं से अगर आप थोड़ा सा सीख के जाना चाहते हो तो पहला नियम बता देता हूं। वक्ता का पहला नियम है सुनना।
जाते ही शुरू नहीं हो जाना, ठीक है। आप सामने वाले की आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे अगर बात सुन लोगे, उसके अंदर का दर्द बाहर निकल जाएगा, उसका मन हल्का हो जाएगा, तो फिर बोलेगा अब तू सुना तेरे घर में कैसा है। अच्छा यही होता है ना। अब एक आदमी कितनी देर बोल सकता है, उसका कोई तो लिमिट है उसके दर्द की, तो उसके दर्द को निकलने दो, बहने दो उसकी परेशानी को, और जब वो थोड़ा हल्का महसूस करे, तो ये समाज की भावना है। अगर आपका दर्द किसी ने सुना है तो फिर थोड़ी देर बाद वो आपको दर्द को सुनने के लिए तैयार है, या आप उसका दर्द पूछोगे भाई आपको तो कोई परेशानी नहीं, मैं आपकी सहायता कैसे करूं। ये मानवता की, ये जो परमात्मा की कृति है, ये अंदर से इनबिल्ट है। अपना दर्द बताने के बाद सामने वाले का पूछेगा ही, गलत तो नहीं कह रहा। तो पहले सामने वाले को खाली करो, और फिर जब वो पूछे और बता, बोले भाई मेरे साथ तो देख कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे पता चला था कि ऐसा ऐसा गांव में है ना, उसको ये मत बोलो कि तेरे ऊपर परेशानी है। मैंने ये सुना था कि तू इस चीज से जुड़ा हुआ है, या ऐसा बहन जी या ताई चाची जो भी है इस चीज से जुड़ी हुई है कि गांव में जो औरतें उनको लोन बहुत परेशान कर रहा है, तो वो फूट पड़ेगी अपने आप, क्योंकि भरा पड़ा उसका तो दर्द में, ठीक है। वो बोले फिर तू क्या करेगा, बोला हमारे पास एक साधन है इससे पीछा छुड़ाने का। केवल आपकी 2 से 3 दिन की मेहनत है। पहला नंबर हो सकता है आपके पास 20 औरतें बैठें, अगली बार आपके पास 50 औरतें बैठें, और जो औरतों का जो एक आदत है, जो उनका गुण है जिसको समाज नेगेटिव लेता है, मैं आजकल उसको बड़ा पॉजिटिव ले रहा हूं, चुगली। चुगली मतलब एक ऐसी भावना जो उनको बात नहीं पचती, वो बोलती हैं। अगर वही चीज जो गलत चीज है समाज की, अगर आप उसको ठीक कर लें, तो ये तो देखो कौन सा हथियार कैसे चलेगा, ये तो चलाने वाले की बुद्धि पे काम करता है। अगर बुद्धिमान होगा तो वो अच्छा चल सकता है। कम जो हथियार पहनना ना हो, तेज ना हो, अब चलेगा नहीं। देख मोर तो लग गई, अच्छा बाकी भी यही चलेगा ना, बाकी आप क्या कहते हो, चल सके ना। क्या होगा देखो, इससे ये होगा, अगर आपने 20 औरतों को बता दिया और विश्वास दिला दिया कि भाई ये हो जाएगा, तो वो 20 अगले 4 दिन में 100-200 कर चुकी होंगी, ठीक है ना। ये हथियार कंफर्म। अच्छा गिरा तो नहीं, ठीक। देखो मैं आपको अदालत में खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा हथियार बताने की कोशिश कर रहा हूं जो लाजवाब है, ठीक है ना। और एक और कमाल, जो पुरुष वर्ग जो अपने आप में ज्यादा ऐंठ में रहता है, अहंकार में, अरे नहीं हुआ करता ऐसा, जब उसकी औरत पूंछ मरोड़ेगी ना, वो अपने आप सिद्ध होएगा। है कि नहीं, क्लियर है, सभी है ना। तो जो ताला जंग लग चुका था ना, उसके ताले की चाबी अपने पास है। तो जिसको ये लगता था कि समाज में भाई औरतां ने तो जमा दुखी कर लिए, चुगली न खा लिए, यही इसी हथियार को आप यूज कर लो बढ़िया तरीके से, है ना। और अपने को देखो, ना तो नेता बनना, ना आपने कहना भी सुनील ने चमकना। 2, 4, 10, 20 गांव में अगर आपने ऐसा कर दिया तो अपनी रेल निकल पड़ी, क्योंकि अपने पास अजय भाई बैठे हैं, इनके साथ में पता नहीं कितने यूट्यूबर हैं, सब साथ में आएंगे। 2-4 गांव में प्रचार हुआ तो गांव के लोग अपने आप कहते हो बैंक वालों चलिए भाई अपना रास्ता नापो। और ये उस व्यवस्था से जिन्होंने ये कहा था कि धरती को कब्जा लेंगे, उनका गला पकड़ के कह देंगे कौन सी धरती बोलो, कह सकते हैं, पक्की बात है, डीले ना बोलियो, कदे मैं आपके भरोसे कूद पड़ू और लटका के आ जाऊं, ठीक है ना बात। तो इसलिए पहला पॉइंट है ये कि आपको जाते ही ये काम करना है। बात रही आवेदन वाली, उस पे भी काम करेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं आवेदन एक व्यक्ति का लगे कि गांव का लगे।
अगर एक व्यक्ति का लगेगा तो पैसे भी लगेंगे, वकील भी पैसे खाएगा, कोर्ट भी खाएगा, जज पता नहीं क्या क्या निर्णय देगा, जज बिकते हैं और जब पता नहीं क्या क्या बिकता है, पूरी जुडिशरी बिकती है, पूरा प्रशासन बिकता है, नेता बिकते हैं, समाज बेच दिया इन्होंने। एक प्रोग्राम है ग्राम सभा, हम बोल पूछेंगे नहीं, मांगेंगे भी नहीं, हम घोषणा करेंगे, ऐलान करेंगे पूरे गांव की तरफ से। क्या ऐलान करेंगे? तुमने हमारे साथ धोखा किया और इस धोखे के बदले में मेरा पूरा गांव यह ऐलान करता है, जब तक तुम अपनी सच्चाई नहीं बता दोगे इन सवालों की, तब तक एक पैसा भी गांव से नहीं देंगे। और फिर आ जाओ गांव वालों, फिर आ जाओ पुलिस वाले, आ जाओ बैंक वाले। और एक कमाल की बात यह है, वो औरतों को अंदाजा 80 से 90% जो लोन है वो कैश में है ना? कोई अकाउंट का कोई चक्कर नहीं, तो कोई लिखा पढ़ी नहीं, है ना? कोई चेक नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। आधार कार्ड तो कुछ निकल फेंक देंगे आधार कार्ड को, तो इतना आसान है, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, आए मारो थप्पड़ और भगा दो, कौन सा पैसा? बस बस बस, वो कौवे वाली बात करो, गे साथ में पत्थर और साथ में बजाओ, हाँ भाई बोलो बोलो बोलो, और दे मटामट, है ना? प्यार से समझा लो भाई, ऐसा है, तुम भी हमारे समाज के हो, हमने चोरी का पता चल गया बैंकों की, अब ये बताओ कि निपटना कैसे है? क्योंकि एक बात थी, महाभारत में थे तो सारे परिवार के, लेकिन मरे थे चुन चुन के। क्यों? भीष्म पितामह सबके बापों का बाप था कि नहीं? जितने उस युद्ध में लड़ रहे थे सबके बापों का बाप था वो, और हो सकता है बाप का दादा भी हो, दादा कईयों का तो दादा परदादा भी था। आया ना लाइन में? क्योंकि जो गलत करेगा समय लिखेगा उनका भी इतिहास, जो तटस्थ होकर देखते रहे, जो बराबर में चुपचाप देख रहे हैं कि ये जनता सरकार मोर्चा वालों के कब लठ लगेंगे, कब पिटेंगे, कब टूटेंगे, जो तटस्थ होकर देख रहे हैं, इतिहास उनका भी लिखा जाएगा और वो समय लिखेगा बढ़िया तरीके से। तो पहला पॉइंट ये है कि हम इस मामले में एक काम करें, जाते ही अपने गांव में आदमियों को मत छेड़ना। ये वो छटे हुए पुरुष और नौजवान भाई आए हैं जिनको ये मामला समझ आ गया, तो समझदार और भी मिलेंगे, लेकिन कुछ समझदार ऐसे हैं जिनकी बुद्धि पे थोड़ा जंग लगा है, उनकी चाबी थोड़ी घूम जाएगी, जिनको ज्यादा जंग लगा उनको ज्यादा घुमा लेंगे। आपको उन तालों को नहीं छेड़ना, अपनी चाबी पैरनी कर दियो बस, समझ गए ना? तो ये पहला पॉइंट है। लेकिन ये जब तक बड़े स्तर पे उभरे तब तक हम क्या करें भाई? हमारे पास संख्या जब तक है नहीं तब तक क्या करें? ये वो तो चलेगा पैरेलल में, वो तो ढूंढनी है। मान लिया चाबी 10-20 दिन ना मिले, फिर कोई ऐसी बहन जी ना मिले जो लीड कर दे, वो तो चलेगा। मैं दूसरा हिस्सा बता रहा हूं। दूसरा हिस्सा क्या है? अपने को 50 से 100 साथी निकालने हैं जो वक्ता बनने को तैयार हों। निकल सकते हैं? यहां से कितने लोगों ने हाथ उठाया था? 6-7 ने या 10 ने? अब थोड़े ज्यादा हो गए। नहीं, इनमें से छटनी भी होगी, एक बार बोल के देखेंगे। अब क्या पता मेरी तरह गया हो समझाने और लड़के आ गया तो और गालियां दिलवाएगा अपने मोर्चा को भी, खुद को भी। बुलाया मोर्चे का भाग जा, है कि नहीं? तो यहां पे कई चीजें काम करेंगी। मनोवैज्ञानिक काम होगा, कला काम करेगी, आपकी बुद्धि का लॉजिकल लेवल काम करेगा कि लॉजिक कितना रखते हो, सामने वाले के फेस को देख के क्या बात करते हो, सारा का सारा काम करेगा, है ना? तो इसलिए ये पहला पड़ाव है। दूसरा पड़ाव है, मतलब पहला पड़ाव चाबी ढूंढना, दूसरा पड़ाव है
अपने पास कम से कम 50 लोग शुरू में हों, ठीक है। हरियाणा में अगर होंगे तो हरियाणा से इसको ज्यादा फैला देंगे तो सारे भारत से फिर निकल के आ जाएंगे साथी। लेकिन अब जो बात है, अब नेचुरल नेता तो आएंगे आएंगे जितने आएंगे, अब जिनको बोलने की कला है वो आए, और जिनका मन करता है बोलने का वो भी आ जाए। उसमें 2 कैटेगरी बन सकती हैं। जो नेचुरल वक्ता है वो तो अपना लॉजिक वो सब ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि वो है ही उसी काम के लिए, उसका पता चल जाएगा, और आधे घंटे के अंदर ही पता चल जाएगा बिना कुछ पूछे ताछे। दूसरा है जो ऐसे वक्ता जिनको लॉजिक वगैरह ज्यादा नहीं है, तो वो दूसरे टाइप के वक्ता, उनको ऐसा बुलवाया जा सकता है कि आप एक मुद्दे को पकड़ो, भटको मत। अब जैसे मैं पिछले 3 दिन से 85 मुद्दों पे बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं तो ठीक है, ऐसे देवेंद्र भाई कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे साथी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भाई हैं जो बोलते हैं कि जब एक आदमी 2 आदमी को समझाना है तो मैं समझा लेता हूं, जब बहुत ज्यादा लोग बैठ जाते हैं नहीं तो बात बनती। तो वो क्या काम करो, एक मुद्दे को पकड़ो, उस पे इतना समझ लो कि आप 1 घंटा बात कर सको। तो 1 घंटे में एक मुद्दे पे सामने वाले को ठंडा कर दो, तो उस बात पे तो सामने वाला सहमत हो जाएगा। और फिर वो अगर बात करे कि ठीक है मैं 10-20 लोगों को तैयार करूंगा, आप समझा देना, फिर किसी ऐसे साथी को बुला लो जो कई मुद्दों पे बोल सकता है, तो बात बन जाएगी, है कि नहीं। पहले शुरुआत आपको करनी है। उस शुरुआत में आपको कोई अटकल है, बोलने में दिक्कत है, यहां खड़े होते हुए टांग कांप रही है, या जुबान कांप रही है, या फिर भूल जाते हो, वो कोई बड़ी दिक्कत नहीं, चंद मिनट की कुछ पलों की दिक्कत है, वो खत्म कर देंगे आप। मेरे पास काफी अनुभव है इस चीज का। समझ आया ये? किसी का कोई सवाल हो? ठीक है, बैंकों ने मिनिमम खाते हैं, मिनिमम बैलेंस के नाम से पैसे काटे हैं, वो वापस कैसे किए जा सकते हैं उसके बारे में बैठो चाहिए तो आप है ना, ऐसी बात कर दी, बैठो। फ्री में मिल जाएगी जी, सोमदेव को बोल देना, खट से 1 सेकंड में आपके फोन में आ जाएगी। बताता हूं, बैंक वाले कानून तोड़ते ही हैं और कानून तोड़ने वाले को न्याय मिलता ही नहीं। ये किताब तो मिल जाएगी। क्या बात, कुछ खलबली सी मैच की, मजा नहीं आया बात में? आ रहा है तो फिर थोड़ा ध्यान दो। एक विचार मेरे दिमाग में चल रहा है कई दिन से, मैं आपसे पूछता हूं क्या ये ठीक है या गलत है, बता देना आप। किसी व्यक्ति का 1 करोड़ का लोन का मामला है या 2 करोड़ का मामला है, और बैंक ने उसको पूरी तरह गला पकड़ रखा है कि भाई मारेगा ही मारेगा, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए क्या वो हर महीने 2 से 2,500 रुपए खर्च कर सकता है? जो इतने बोलोगे फिर तो मैं आगे बात ही नहीं करूंगा। 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी बचती हो तो महीने के 2-2,5-3 हजार रुपए खर्च कर सकता है? कंफर्म है? ठीक है, कंपलसरी है अगर ऐसा करना है तो। ये तो कोई ज्यादा मामला नहीं, एक बार वकील मांग लेगा तो लाखों करने पड़ते हैं, मिनटों में करने पड़ते कि नहीं। यही बात कल वो ताऊ जी कह रहे थे, कौन कहां थे, देखो मैंने बड़ा दुख है कल की बात का। कितने साथियों ने सहयोग किया कल? 15-100 में से। भैया सोमदेव तो वैसे मारा जाएगा, और इसको मैं मरते हुए देखूंगा नहीं तो फिर मुझे भी आधा मरना पड़ेगा, है भाई। देख बड़े भाई सही कह रहे हो आप, लेकिन
बात बनती नहीं ऐसे। जब हम कहते हैं कि कर देंगे तो भावना उभरी हुई होती है, लेकिन जब इनको बंद कर लियो जो लाइव चल रहा है, नहीं भाई की बात नहीं कर रहा मैं, तो बाकी की बात कर रहा। आप उस पूरी परिस्थिति को अगर नहीं समझोगे तो फिर ये हो सकता है आखिरी मीटिंग भी हो। सोमदेव कितना लड़ेगा भाई, वो तो रिकॉर्ड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा वो तो। आप बताओ कितना सामर्थ्य से लड़ सकता है कोई व्यक्ति? एक लिमिट है यार हर आदमी की। लेकिन और एक और चीज, 33वीं ट्रेनिंग में 2-7 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद 2.5 साल के पूरा रातों दिन रात घूमने के बाद पहली बार मैं ये बात बोल रहा हूं कि दे दो। अगर 2-3 दिन रोटी भी ना मिले तो आप रोटी भी नहीं मांगते। पानी चल रहा है तो पानी पी के चल रहा है, चलेगा काम। पिछले 1 महीने से हम शायद हर रात 2 घंटे सोए हो, कोई ना कोई चर्चा ही चली हो या सफर चला हो। हमारे चेहरे से आपको कुछ ऊर्जा में कमी लग रही हो? मैं पिछले 2 दिन में लगभग 16-17 घंटा बोल रहा हूँगा, आपको मेरे बोलने में कोई कमी लगी हो? भाई फिर तो लूट लो भी, और क्या करोगे? इतना ही हो सका। मैंने एक और बात बोल ली थी, नहीं है जेब में पैसा, आपको किराया चाहिए तो मांग लो, वो तो लेके चले जाओ, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी जेब से देने को तैयार हूं 200-400 रुपए अगर मेरी जेब में है तो। लेकिन जिसका सामर्थ्य वो तो कर दो। और ये अच्छा नहीं लगता बोलते हुए। तो मैं बात कह रहा था कि हम कैसे करें। और एक आदमी जिसकी करोड़ों की जमीन बचती हो तो महीने में वो 2 से 2,500 रुपए खर्च कर देगा कि नहीं कर देगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। कर देगा? तो करना क्या है? हमें समझे हुए, अब लाखों समझेंगे, कब समझेंगे इसका तो मुझे अंदाजा नहीं, क्योंकि वो बड़ी संख्या है। कितने लाख समझेंगे, हम कितनों को समझा चुके, फेस टू फेस कितने समझ चुके, इसका तो आंकलन होता नहीं। कुल मिला के 500 लोग जो इस पूरे मुद्दे को समझ गए हो और जो कर्ज वाले मुद्दे में फंसे हो। क्योंकि बोले ना, वो कह जाने पीर पराई जिसके पांव फटे न पवाई, यानी जिसकी एड़ियों में दर्द ना हो उसको क्या पता दूसरे की पैर की पीड़ा का। तो पीड़ा को वही समझेगा जिसके अंदर पीड़ा होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, या तो सोमदेव जैसा हो या कोई देवेंद्र भाई की तरह पूरे मोर्चा में जितने सारे साथी ये उड़ीसा से पागलों की तरह फिर रहे हैं पूरे भारत में, जिनके अपना कोई कर्ज नहीं है लेकिन लड़ रहे हैं फिर भी, वो तो कुछ है, वो तो दूसरे की पीड़ा को बस भावना से समझ रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन वो जिन्होंने अपनी पीड़ा को समझा, क्योंकि उनके ऊपर खुद कर्ज है, तो उनके 2 पड़ाव हैं, 1 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो। समझिए पूरी व्यवस्था को और फिर तैयार हो जाइए। अगर मैं हरियाणा की बात करूं और हरियाणा में हम लोगों को तैयार कर लें 200-400 लोगों को, तो एक बड़ी मुहिम शुरू हो सकती है। मेरा टारगेट है एक भी साथी की 1 इंच जमीन ना जाए। मैं नहीं बचा सकता अकेला। कभी सोचो कि मैं भर दूंगा भाई, ना जी मेरे बस की बात नहीं है। मेरा तो अपने तेल भरवाने का जुगाड़ नहीं, तो मैं किसका लोन भरूंगा? ठीक है, तो कहने का मतलब 500 लोग अगर हैं और किसी की एक के घर पे अगर कब्जा और 500 पहुंच गए, है किसी की हिम्मत जो 500 के आगे कब्जा ले ले? बता दो, मैं पूछ रहा हूं। नहीं ले सकते तो कर देना चाहिए काम, तो हो जाओ शुरू। जिनको यह काम करना है, हां यह शर्त रहेगी कि जो योजना बने उसके बाहर कोई ना जाए। भाई मन करा तो मैं तो जाऊं नहीं किसी के कब्जे किस परेशानी में, और जब अपना है तो कूद कूद के अपना दुख रोऊं। ये दोगलापन नहीं हो। क्यों भाई? अगर 500 है तो 499 ना हो। चाप के घर में आदमी मेरे 100 बार मरे, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा नुकसान है। और इतनी सद्भावना सबके अंदर होती है कि किसी के घर में परेशानी है तो सब समझते हैं। लेकिन वो जो
बात है वो बड़ी लड़ाई की बात है। 1 इंच जमीन ना जाए, एक आदमी परेशान ना हो, तो अपना टारगेट। क्या होता है, मैं इसलिए कह रहा हूं, हमने 20, 25, 50 लोगों के बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए। मैं तो वो तो ठीक है ताई बात, कहने का मतलब ये है, जब 2 पुलिस वाले आएंगे तो उनको 1 आदमी भगा देगा, जब 5 पुलिस वाले आएंगे तो 10, 15, 20 आदमी चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, जब लगे ना कि कई करोड़ का लोन था और पुलिस को और वकील को और जज को मोटा पैसा खिला दिया, तो पूरी फौज आती है 200, 150 पुलिस वालों की, लठ लेके आते हैं। अगर 50 जने रह गए तो तोड़ फोड़ के जाते रहेंगे, बता क्या करेंगे। मैं वही कह रहा हूं, आपकी बात सही है। एक मिनट, कहने का मतलब ये है, जब शुरुआती दौर है तो भाई की बात सही है, जब परेशानी बढ़ेगी तो संख्या ज्यादा चाहिए, यही है। तो इसलिए मैं वो 500 की बात कह रहा हूं। तो अब आपको ये अपने लेवल पे देखना है कि आपको अपनी परेशानी में दूसरे का सहयोग लेना है और दूसरे की परेशानी में अपना सहयोग देना है कि नहीं देना है। ठीक है, पब्लिक पावर के आगे किसी की औकात नहीं, और अगर वो बिखरी हुई हो, वो चिंगारियां कहीं कहीं पड़ी हो, तो इनकी औकात नहीं कि पकड़ ले। समझ गए। एक गांव अगर पूरा क्रांतिकारियों का हो तो एक रात में निपटाया जा सकता है। ये जिले को निपटाने की तैयारी में एआई से एक टेक्निक लेके आए हैं। 10-12 ग्राम का एक छोटा सा ड्रोन बैटरी से चलता है, 3 ग्राम उसमें विस्फोटक है, उसी के अंदर लोकेशन सेट होती है, उसी के अंदर फेस रिकॉग्निशन होता है, चेहरा पहचानता है, वो चुन चुन के मार सकते हैं। एक जहाज 20 से 25 लाख ड्रोन हवा में से फेंक सकता है। तो अगर एक शहर की 20-25 लाख की अगर पॉपुलेशन है, चुन चुन के मारा जा सकता है एक एक आदमी को, इस लेवल पे तैयारी है। तो अपना काम क्या हो, ये चल रहा है कि बंद कर देना, और इसको डालना मत जो ये इस विचार पे चल रहा है। ठीक है ना। जब उस लेवल पे तैयारी है तो अपनी तैयारी बड़ी आसान है, उनकी जड़ें काट दो, वो कहीं के नहीं रहेंगे। और जड़ काटने का काम, गांव गांव चिंगारी फेंकते चले जाओ, विद्रोह ऐसा हो पता ही ना चले कि विद्रोह चलाया किसने। क्योंकि देखो भाई, आप बुरा मानियो भला मानियो, मन है तो अपने बच्चे के साथ जिंदगी जीने का पूरा मन है, मैं नहीं मरना चाह रहा टाइम तक पहले तो, ना पाने चेहरा चमकाना, ना पाने कहीं नेता बनना। अपना मकसद है एक बार बगावत हो जाए और फिर आप आराम से देखे बगावत को, मजा आ रहा है, चल रहा है। ठीक है ये रास्ता। या किसी को लग रहा है ना भाई सुन लिया तो गलत बात है, तू पीछे हट रहा है, किसी को इससे ये दिक्कत तो नहीं, इससे रुकेंगे नहीं, चलेंगे आप। लेकिन आपने सामने आके टकराने का भी कोई मन नहीं, क्योंकि उनकी तैयारी कुछ बड़े स्तर की है, अपने पास तैयारी थोड़ी है। लेकिन अगर रेत के ढेर पे थोड़ा सा खोद देंगे तो वो गिर जाएगा, ये काम हो जाएगा। तो जिन साथियों ने हाथ उठाए थे, वो साथी सोमदेव भाई को लिस्ट में नाम लिखवा देना जो बोलने वाले हैं। ठीक है। और जिनका मन है कि उस 500 की टीम में शामिल होना, तो उनको भी उन्हीं की श्रेणी में आना पड़ेगा, बोलने वालों की। ठीक है। लेकिन वो 500 ऐसे चाहिएंगे जो अपना टारगेट, हो सकता है एक महीने 1500 लगे तो अगले महीने 5000 खर्च हो जाएं, इससे परेशानी ना हो। क्योंकि आपके अगर ब्याज भी लगाओ ना, 1 करोड़ का 2% का ब्याज भी 2 लाख बनता है, समझ रहे हो। और 2 लाख की बजाय 2 से 3000, 0.1%, यानी 100 रुपए में से 1 पैसे का 10वां हिस्सा, ये तो ज्यादा नहीं, बोल दे नहीं, ठीक है ना। तो आप तैयारी करें। जिनको ये लगता है कि मैं तैयार हूं हर भाई का सहयोग करने को, जो मेरे जैसा है, जो मेरा सहयोग करेगा, तो आप अपना नाम लिखवाते जाना। फिर आप
2-2 घंटे की रखें, 1-1 घंटे की रखें, आपके पास आके रखें, आपको बुलाएं, बेबाक बोलना सीखना है। ठीक है, बेबाक बोलना सीखेंगे तो सुनील का भी वजन कम, पूरी टीम का वजन कम, क्योंकि बहुत ज्यादा है। अगर मेरे जैसे 50 बोल रहे होंगे तो मैं सोचूंगा वहां चल गया काम, मेरी कोई जरूरत नहीं, मैं यहीं ठीक हूं, अपने लोकल में करूंगा। क्या क्या होगा? समय बचेगा, ऊर्जा बचेगी, पैसा बचेगा। मैं जाता हूं 1000 किलोमीटर, 5-7-10 हजार का तेल लगता है, वो बचेगा। उसी 10,000 के तेल में लोकल एरिया में हरियाणा में 4 चक्कर काटे जा सकते हैं, तो उतनी ज्यादा मेहनत पे काम हो जाएगा। तो जब हम पूरी व्यवस्था पे बात कर रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा काम करना है सेविंग्स पे, बचत पे। मेरे को तो सोमदेव ने भी बताया, पता भी नहीं था। यहां पे अपने एक साथी हैं, उनके आज ही बाय चांस कब्जा लेने की बात कह रहे हैं, होने दे दें क्या? थोड़े बोले, चलो भाई हम नहीं, भाई सोमदेव हम नहीं जाएंगे क्योंकि बोल नहीं रहे साथी। तो बोल ही नहीं रहे तो जाएंगे कैसे? चल पड़ेंगे, कदे लठ लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, देख लियो, ये तो काम चल जाएगा फिर मेरे ख्याल से। आज से ही शुरुआत कर देते हैं प्रैक्टिकल करने की, ठीक है? पता चल जाए भगोड़ा कौन है और डटने वाला कौन है, एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। कोई नहीं, अरे जब सामने वाला दुश्मन आएगा तभी तो लड़ेंगे, अभी तो अपनी चर्चा हम करेंगे। तो अभी क्या करना है, ध्यान देंगे एक बार। अपने आसपास में वो साथी आपको धीरे धीरे चुनने हैं जो विषय को अच्छे से रखते हैं, यानी बोलता अच्छे हैं, अच्छे से बोलता है। तो सुनिए एक मिनट, अच्छे से बोलने वाला है, समझने वाला है, और अगर वो दोनों काम के साथ में पीड़ित भी है तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि वो ज्यादा बोलेगा, है कि नहीं? तो ये तीनों कैटेगरी में जो एलिजिबल है वो अच्छा वक्ता बन जाएगा। ठीक है? मैं एक दिन पढ़ रहा था दीमक को, दीमक देखी है ना आपने? कभी दीमक नहीं देखी? दीमक के बच्चे देखे, कितनी बड़ी होती है दीमक? जितना मेरा अंगूठा है ना, इससे बड़ी होती है दीमक। आपने देखी नहीं? वो होते हैं बच्चे जो कभी प्रजनन नहीं करते, उनका केवल काम है सूखी चीजों को मिट्टी बनाना। जो असल में मदर दीमक है, मां उनकी, उसकी बच्चा पैदा करने की जो स्पीड है, 1 साल में 1 अरब से ज्यादा बच्चे पैदा करती है वो। उसके शरीर से जैसे पसीना निकलता हो ना, ऐसे वो दीमक निकलती है, क्योंकि दीमक छोटी है और काम परमात्मा ने उसको बहुत बड़ा दिया है। क्योंकि दुनिया भर के पत्ते पड़ते हैं, दुनिया भर का कबाड़ सड़ता है, दुनिया भर के जीव मरते हैं, अगर वो गल के सड़ के मिट्टी ना बने तो बदबू उठ जाएगी पूरी धरती पे। तो परमात्मा ने सबसे कमाल का जीव दे रखा है दीमक, है ना? उसकी स्पीड जो पैदा करने की वो गजब की है। तो अपन है चिंगारी फेंकने वाले, ऐसे दीमक की तरह स्पीड से पैदा करने हैं वो लोग जो जगह जगह चिंगारी फेंकेंगे। उसकी शुरुआत अपन कर देते हैं कि भाई जिसको बोलना है वो बोलना सीख ले, उसकी मर्जी कि सुनील की कोई बात कहे वो मानने तो ठीक, नहीं तो अपने गांव में लगा रहा है भाई, अपना कोई टेंशन नहीं। ठीक है? बोले नहीं? अपने अपने गांव को बचाओ, उम्मीद ना टूटने पाए किसी की भी। भाई आज मैं चिल्ला के कह रहा हूं कि ना ना बचा लेंगे भाई आपा, और मैं कल आऊं ही नहीं आपके पास, ये नहीं होना चाहिए। तैयार हो? तो मैंने ऐसा लग रहा है कि बात तो लगभग होगी, आपको और ना पकाऊं मैं, क्योंकि मुद्दा जो था वो लगभग 2 दिन में जितना कवर हुआ। लेकिन यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि लोन वाले मुद्दे पे ज़्यादा साथी बात करना चाह रहे थे या सुनना चाह रहे थे,
उसके समाधान पे बात करना चाह रहे थे। तो अपना समाधान यही निकलेगा कि आप गांव में जाओगे, मैंने आपको सारे पड़ाव बता दिए, क्या क्या करना है, चाबी कैसे ढूंढनी है, डिफेंस कैसे करना है, वो सब। और आवेदन लगाएंगे गांव की तरफ से। एक आदमी का लगाया गांव का? पक्का है? बोल देनी है, बोल। गांव का लगाएंगे। और आपने गांव में पहली बार में 5 से 10 साथी तैयार करने हैं बस। अगर आपके गांव में 10 साथी आपने तैयार कर लिए तो अगले 15-20 दिन में आपके गांव में बड़ी संख्या हो जाएगी। इस पे आप चर्चा करेंगे कि गांव में तैयारी कैसे करें, कैसे लोगों को जोड़ें, कैसे मीटिंग करें, कैसे पूरे गांव को एक साथ एक जगह पे लेके आए। ठीक है? क्लियर है? तो ये अभी मोटा मोटा बताया मैंने। एक और सुझाव मैं मांगता हूं आपसे। ऐसे कितने साथी हैं, अगर हम एक, जो साथी दौड़ रहे हैं 24 घंटे और जेब में कुछ भी नहीं है, उनके लिए एक छोटा सा काम शुरू करें तो ठीक रहेगा। हम एक ऐसे ही चेन शुरू करना चाह रहे हैं जो मतलब आयुर्वेदिक हो, यानी देसी लोकल भारतीय चीजों का एक स्टोर शुरू करना चाह रहे हैं। ठीक रहेगा? तो जिनको इसमें मन हो अपने अपने एरिया में, वो एक बार बता देना। ठीक है? धीरज को बता देना। आप खड़े हो धीरज। ठीक है? क्योंकि हो सकता है किसी की जेब में 2500 खर्च करने को ना हो महीने में। ऐसे भी तो बहुत सारे हैं, बर्बाद कर दिया बैंक ने। तो अगर वो भी निकल जाए तो भी बड़ी बात है। लोगों को अच्छा मिल जाए और उनको एक दूसरे का सहयोग करने के लिए खर्च निकल जाए। प्रैक्टिकल बात करनी पड़ेगी। अब किसी को इसमें ये लगे, एक आध को ये भी लग जाए, ये तो बिजनेस बना गया यार। लग भी सकता है ना, तो भाई लगो तो लगो। देख, क्योंकि कोई किसी के घर में दाने डालने नहीं जाता ना, डालने खर्चा तो लगता ही है। तो इसलिए जिनको ये लगे अपने अपने शहर के लिए कि हम एक आयुर्वेदिक स्टोर की, जो आयुर्वेदिक नहीं पूरा ही जो घर का सामान होता है, मैक्सिमम चीजें पहुंचे, उसके लिए हम काम करते हैं फिर। ठीक है? जिनको ये लगेगा कि हम करना चाहते हैं, उनके साथ अलग से फिर बात कर लेंगे जिनको ये काम करना है। मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो कर ही रहा हूं अपना काम। तो अभी तक 3 दिन के इस कार्यक्रम में आपने बहुत गहरा, इससे बहुत गंदे तरीके से झेला और अच्छे तरीके से झेला। अच्छा, अच्छे तरीके से झेला, ये भी एक अच्छी बात है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टांगे लंबी करके सीधी करके आराम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे ख्याल से व्यवस्था में आपको कोई कमी नहीं नजर आई होगी, और आई होगी तो आपकी थी, तो आपकी कमी है, तो आप उसको सुधार लेते। तो कमी जहां पे रही होगी उसको आगे अपने साथी कोशिश करेंगे कि सुधार लें। मेन जो चीज है वो सहयोग मांगने की है।